अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5, वेलकम बैक टू माय लेसन्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पे रह के खैरियत से होंगे और साथ ही साथ इन तमाम वीडियो लेसन्स को देख के इनमें दिया गया जितना भी काम है उसको घर पे रह के सॉल्व कर रहे होंगे। माय नेम इज रिदा खालिद और बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यूनिट नंबर 16 का लेसन नंबर 4 एंड लेसन नंबर 5। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ग्रेड 5। आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 4 एंड लेसन नंबर 5 के बारे में। तो सबसे पहले लेसन 4 के बारे में बात करते हैं। पेज नंबर 84 के ऊपर आपका ये वाला लेसन है जिसका नाम है सेंटेंसेस। एक बात मैं आपको बताऊं बच्चों, आज के लेसन में भी हमने रीडिंग करनी है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आपको जब मैं कह दूं कि रीडिंग करें तो रीडिंग लाजमी करें, क्योंकि उस रीडिंग से ही रिलेटेड हमारा बाकी का लेसन होगा। सारी एक्सरसाइजेस के अंदर उसी रीडिंग से रिलेटेड सारी बातें होंगी। तो अगर आपने रीडिंग नहीं की होगी तो आप काम नहीं कर सकते। वेरी गुड। अच्छा जी, सबसे पहली एक्सरसाइज नंबर 1, रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपने क्या करना है, यहाँ पर जो 2 सवाल लिखे हुए हैं आपकी बुक में भी लिखे हैं और उसके नीचे आपको एक टेक्स्ट दिया गया है, यानी एक छोटी सी स्टोरी दी गई है। आपने क्या करना है, रीड द स्टोरी को पढ़ के जल्दी से मेरे पास वापस आए ताकि मिलके हम इन सवालों के जवाब दे सकें। तो बच्चों अगर आपने इस स्टोरी को पढ़ लिया है तो हम इन सवालों के जवाब दे देते हैं। Where was the farmer going? वो फार्मर या किसान किधर जा रहा था? What was he taking with him? और वो अपने साथ क्या लेके जा रहा था? तो बारी बारी इन सवालों के जवाब देते हैं। हम लिखते हैं the farmer was going। मैं लिख के आपको आंसर बताऊंगी, लेकिन ये आंसर आप मुझे बोल के बताएंगे, ठीक है? इस आंसर को लिखना आपकी नोटबुक में आपके लिए जरूरी नहीं है। The farmer was going to his fields। वो अपने खेत में या खेतों में वापस जा रहा था। What was he taking with him? He was taking along। वो साथ क्या लेके जा रहा था? His dog, अपना कुत्ता, his rabbit, अपना खरगोश, and a cabbage। और साथ में उसके पास कैबेज थी या गोभी थी, ठीक है? तो यहां पर हमने इन सवालों के ये जवाब लिख दिए, ठीक है? ओके, सेकंड एक्सरसाइज की तरफ आ जाए। ये एक्सरसाइज भी एक्सरसाइज 1 जैसी ही है। इसमें वही बातें हैं जो आपने अभी अभी एक्सरसाइज 1 के रीडिंग टेक्स्ट में पढ़ी हैं। पुट दी सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर टू फाइंड द आंसर्स टू द फार्मर्स प्रॉब्लम। आपने इस एक्सरसाइज के अंदर क्या पढ़ना है? फार्मर्स प्रॉब्लम, यानी किसान को कुछ मुश्किल पेश है, कोई ऐसी परेशानियां हैं जिसके अंदर किसान घिर गया है। आपने क्या करना है, उन प्रॉब्लम्स को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको अंदाजा होगा कि आपने इन सेंटेंसेस को यानी इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? अब आपने क्या करना है बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको आंसर्स दे दिए हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी बुक में इन आंसर्स को मार्क करेंगे। ए पे लिखेंगे 3, बी पे लिखेंगे नंबर 5, सी पे लिखेंगे 2 और डी पे लिखेंगे आप नंबर 1। यहां से स्टार्ट होगी आपकी बुक में। यहां पर 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहां से ये बात स्टार्ट होगी, यानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। उसके बाद लिखें 4, 7 एंड 6। आंसर्स लिखने के बाद अब आप इस स्टोरी को एक दफा से दोबारा पढ़ें। अब यहां से पढ़ना शुरू करें 1 बाय 1। अब ऑर्डर में पढ़ना है। सबसे पहले नंबर डी को पढ़ें, उसके बाद आप सी पढ़ें, फिर आप ए पढ़ें, उसके बाद आप पढ़ेंगे ई, उसके बाद आप पढ़ेंगे बी और आखिर पे आप पढ़ेंगे जी। इस तरह आपको सारी बातों का ऑर्डर समझ आ जाएगा। लास्ट पे आएगा एफ। आपको ये सारी बात इसी तरह ऑर्डर में समझ आ जाएगी कि जो किसान को या फार्मर को जो प्रॉब्लम पेश आ रही थी उसका सलूशन आपने कैसे दे दिया उसको, ठीक है? ओके बच्चों, यहां तक ये दोनों एक्सरसाइजेस हमने सॉल्व कर ली हैं। अब हम अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स हमने जिस तरह लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 में ग्रामर के पोर्शन के अंदर ये पढ़ा था कि हमने कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करनी है, यानी हमने ये देखना है कि अगर कोई सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है तो जो इफ के बाद वाला पोर्शन है यानी इफ क्लॉज जो है
वो क्लॉज हमारा कंडीशनल क्लॉज होगा। तो ये बात हमने पढ़ी थी लेसन नंबर 1 की जब हमने ग्रामर डिस्कस की थी। तो आज उसी ग्रामर की प्रैक्टिस हमने इस एक्सरसाइज के अंदर करनी है। एक्सरसाइज नंबर 3, जल्दी से इस एक्सरसाइज पे आ जाएं और साथ ही साथ अपनी नोटबुक भी निकाल लें बच्चों, क्योंकि ये काम आप अपनी नोटबुक पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, बुक से आपने क्या करना है, बुक से आपने इस सेंटेंस को पढ़ना है मेरे साथ। जो मैं सेंटेंस यहाँ रेड में लिखूंगी उसको आपने अपनी नोटबुक पे लिखते जाना है। डिस्कस द रिजल्ट्स, व्हाट माइट कुड हैपन इफ यू। अच्छा, दो बातें हैं, हमने रिजल्ट्स को डिस्कस करना है, यानी हमने रिजल्ट लिखना है किसका, इस बात का जो यहाँ लिखी है कि अगर ये होगा तो क्या होगा। अब यहाँ देखें, माइट और कुड। माइट का मतलब है एक काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ये काम हो सकता है या तो इस काम के होने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ऐसी बातें होती है ना, या तो आप ये खा लें या तो आप नहीं खाएं, ऑप्शन है। ओके, इसी तरह कुड की बात करें तो कुड का मतलब है कि ये काम तो लाजमी होगा। कुड ऐसी वर्ब है जिसको हम इस्तेमाल ही तब करते हैं जब हम कह रहे हैं कि कोई काम मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो इसी तरह हमने इन सेंटेंसेस को लिखना है, रिजल्ट्स बनाने हैं खुद से। सबसे पहले सेंटेंस बनाते हैं, इफ यू पुट 2 hungry girls near a plate of biscuits। अगर 2 लड़कियां जिनको भूख लगी हुई है और वो कहां बैठी हुई है, प्लेट ऑफ बिस्किट्स, यानी एक बिस्किट जिसके अंदर प्लेट है, यानी एक प्लेट जिसके अंदर बिस्किट्स हैं, वहां बैठी हैं वो लड़कियां, तो क्या होगा, हम सेंटेंस लिखते हैं, इसको आपने ऐसे लिखना है, इफ यू पुट 2 hungry girls near a plate of biscuits। अब आप लगाएंगे कॉमा, अब लिखेंगे दे कौन, द गर्ल्स, दे मे ईट द बिस्किट्स। अब देखें, यहां पर मैंने जो लफ्ज यूज किया है वो है मे। माइट को हम इस तरह भी लिखते हैं मे, दे मे ईट द बिस्किट्स। तो ये देखें, वर्ब के साथ देखें, वर्ब क्या है, ईट, प्रेजेंट की वर्ब है तो मे लगेगा, ठीक है। ओके, नंबर 3, पुट अ स्पाइडर नियर अ बर्ड। सेंटेंस बनाते हैं, इफ you put a spider near a bird, comma, it might eat the spider। हो सकता है कि वो स्पाइडर को खा जाए। अच्छा जी, नंबर 4, Put a tiger in a wildlife with some deers। अगर वाइल्ड लाइफ में जैसे जंगल की बात होती है, अगर जंगल के अंदर आप एक टाइगर को रख दें और साथ कुछ डियर्स यानी कुछ हरिन रख दें, तो आपको क्या लगता है क्या होगा, लिख के देखते हैं, इफ यू पुट ए टाइगर इन ए वाइल्ड लाइफ with some deers, comma, the tiger might eat the deers, full stop। Okay, number 5, put some sheep in a field with 2 dogs। अगर आप if you put some sheep, कुछ भेड़ें अगर आप रख दें, in a field, एक खेत में, with 2 dogs, the sheep might be scared। तो वो जो शीप्स हैं वो क्या हो जाएंगी, दे माइट बी स्केर्ड, उनको शायद डर लग सकता है, ठीक है। यहां तक समझ आ गई। आप इस काम को साथ ही साथ अपनी नोटबुक पे लिखते जाएं। ओके, अब 5 तो हमने कर ली है,
फर्स्ट वाला हमारी बुक पे सॉल्व हुआ था और लास्ट वाला अब हम सॉल्व करने लगे हैं। नंबर 6, पुट अ बॉय इन एन आइसक्रीम शॉप। अगर आप किसी लड़के को एक आइसक्रीम शॉप के अंदर भेज दें या अकेला छोड़ दें तो क्या हो सकता है? इफ यू पुट अ बॉय in an ice cream shop, comma, he might eat a lot of ice cream. ओके यहां तक हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया किस चीज का? माइट का वर्ड यूज करने का और कुड का वर्ड यूज करने का। दूसरी बात, हमने ये देखा कि किन सेंटेंसेस के अंदर माइट किस तरह इस्तेमाल हो सकता है और कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर किस तरीके से हम इफ को लगा के सेंटेंस को पूरा करते हैं और रिजल्ट्स भी देते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक हमारा लेसन 4 खत्म हो गया। अब हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 5। लेसन 5 है पेज 85 के ऊपर। पेज 85 पे जल्दी से आ जाए। आपको एक्सरसाइज नंबर 1 के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है रीड एंड आंसर द क्वेश्चन, और नीचे लिखा हुआ है फैक्ट फाइल एल्बाट्रॉस यानी अल्बुत्रास। ये एक ऐसा परिंदा होता है बच्चों जिसको कहा जाता है कि वो लार्जेस्ट सी बर्ड है। ठीक है, लार्जेस्ट सी बर्ड है क्योंकि ये कहां पाया जाता है? सी यानी समुद्र के पास। इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस पैराग्राफ में लिखी है। आपने एक्सरसाइज नंबर 1 को रीड करना है और उसके बाद आपने इस सवाल का जवाब देना है, वेयर कैन यू फाइंड दीज बर्ड्स। आप इस तरह के परिंदों को यानी अल्बाट्रॉस को कहां ढूंढ सकते हैं? आप इस टेक्स्ट की रीडिंग करें और बाद में हम इस सवाल का देंगे जवाब। ओके बच्चों, अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो हम इसको आंसर कर देते हैं। वेयर कैन यू फाइंड दीज बर्ड्स? दीज बर्ड्स कैन बी फाउंड नियर सी। आप मुझे बताएं कि जगहों का नाम लिखते हैं, हम लिखते हैं नॉर्थ अटलांटिक, पैसिफिक ओशंस एंड साउथर्न ओशंस। ठीक है, ये सारी डिटेल जो मैंने लिखी है, जो आंसर मैंने लिखा है बच्चों, ये आंसर आपकी बुक में लिखा हुआ था उसी पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा तो ये आंसर आपके लिए ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक्सरसाइज 2, फाइंड द इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट एंड कंप्लीट द बॉक्स बिलो। अगर आपने इससे एक्सरसाइज के नीचे दिया गया टेक्स्ट पढ़ा है तो आपको ये इंफॉर्मेशन फिल करने में मुश्किल नहीं होगी। मैं आपको ये पढ़ के बता देती हूँ। सबसे पहले हमने इस बर्ड का नाम लिखना है, नेम मैंने यहाँ उर्दू में भी लिख दिया है, इंग्लिश में भी लिख दिया है। आप दोनों को लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो खाली इंग्लिश का भी लिख सकते हैं। लिव्स इन, कहाँ रहता है? नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक ओशंस, साउदर्न ओशंस। ये सारी बातें आपकी बुक में लिखी हैं। आपने यहाँ पर जो लाइन आपकी बुक पे दी गई है वहां आप ये सब लिखेंगे। ईट्स, क्या खाता है? स्क्विड्स। हमने स्क्विड्स के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है दैट इट हैज अ ह्यूज आई। इसकी जो आंख होती है वो इंसानी आंख से भी बड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद ड्रिंक्स, सी वाटर, समुद्र का पानी पीता है। लेस, कितने अंडे देता है? 1 egg at a time। तो ये एक अंडा एक टाइम पे देता है बिकॉज इट्स अ बर्ड। यहां तक ये बातें समझ आ गई आपको? ये आपने सारा कुछ अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। ठीक है बच्चों, एक बात रह गई है, उसको पढ़ लेते हैं, फिर इस एक्सरसाइज को क्लोज करते हैं। हाँ जी, लास्ट वाले को देख लेते हैं। विंग स्पैन। विंग स्पैन का मतलब है कि उसके एक विंग से लेकर दूसरे विंग के दरमियान कितना डिस्टेंस है, यानी कितने लंबे हैं उसके विंग्स, दोनों का फासला कितना है एक दूसरे से। तो यहां लिखा है जी 2 to 3.4, ठीक है, मीटर्स फ्रॉम टिप ऑफ वन विंग टू दी अदर विंग, यानी एक पर के किनारे से दूसरे पर के किनारे तक कितना फासला है? 2 से 3.5 मीटर। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आ जाए। रीड द नोट्स एंड राइट 4 शॉर्ट पैराग्राफ्स अबाउट टाइगर्स।
अब एक तो हमें समझ आ गई बात, क्योंकि जब हम फैक्ट फाइल की बात करते हैं तो फैक्ट फाइल के अंदर जिस भी टॉपिक की फैक्ट फाइल है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है, उसके विंग स्पैन के बारे में बात हो रही है, साथ ही साथ उसका नाम, कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, सारी बातें, ठीक है। अगर वो मैमल है तो बेबीज की बात होगी, अगर बर्ड है तो लेज एग्स की बात होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें तो हमें एक फैक्ट फाइल में पता चल गई। अब हमने क्या करना है, इसी तरह टाइगर्स के बारे में भी एक फैक्ट फाइल लिखनी है, और उसको लिखने के लिए हमारे पास बहुत सारे हिंट दिए गए हैं। आप जल्दी से अपनी बुक में देखें, आपको नजर आएगा ये नंबर ए, वेयर दे लिव। पहली बात, कहां रहते हैं, कितनी किस्म के टाइगर्स हैं, ठीक है। बी, अपीयरेंस, जाहिरी हालत कैसी है, ठीक है। उसके बाद सी, प्रॉब्लम्स, क्या क्या मसाइल आते हैं। उसके नीचे आपकी बुक में यहाँ पे काफी सारे फ्रेजेस दिए हुए हैं, हिंट दिए हुए हैं। और डी पे लिखा है की फैक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ आप देख रहे हो बच्चों, मैंने यहाँ 2 पैराग्राफ्स लिखे हैं आपकी बुक में। यहाँ पर इन चारों पॉइंट्स के नीचे आपको सिर्फ फ्रेजेस और हिंट दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि आपने क्या करना है, आपने ऐसे पैराग्राफ्स बनाने हैं। मैंने उन सारे फ्रेजेस और हिंट्स को लेके ये पैराग्राफ्स लिखे हैं। मैं इनको पढ़ के आपको सुनाती हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आपने किस तरह पैराग्राफ लिखने हैं और फैक्ट फाइल कैसे बनानी है। द साइबेरियन टाइगर इज वन ऑफ द 5 काइंड्स ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड। साइबेरियन टाइगर जो है ये दुनिया में मशहूर तरीन 5 टाइगर्स में से एक है। इट लिव्स इन रशिया, और ये कहाँ होता है, रशिया में। Another kind of tiger is the Bengal tiger. बंगाल टाइगर क्या है, इसके अलावा एक और किस्म है which is found only in Asia, जो सिर्फ एशिया के सब कॉन्टिनेंट में मिलता है। The number of tigers are going down. टाइगर्स की तादाद दुनिया में कम हो रही है। In the year 1900 there were about 1,100,000 tigers in the world. Year 1900 में हमारे पास कितने, दुनिया के अंदर कितने टाइगर्स थे, 1,100,000. In the year 2000 there were about 5,000 to 7,500. तो ये हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन बच्चों दी हुई है, ये ईयर की इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ नंबर ऑफ टाइगर्स, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी बुक में दी गई है। अब आप ये देखें कि मैंने उनको यूज करके सेंटेंसेस कैसे बनाए हैं। आपने भी ये काम करना है, बहुत आसान है। अपीयरेंस को देख लें, अपीयरेंस के बारे में भी जो बातें लिखी हुई थी उनको यूज करके मैंने पैराग्राफ बनाया है। द बंगाल टाइगर इज अ ब्राइट रेडिश कलर, यानी क्या कलर इसका होता है, गहरा, ब्राइट मीन गहरा या बहुत तेज, रेडिश मतलब लाल या सुर्ख आप जिसको कहते हैं, ठीक है, और ब्राइट मीन्स गहरा, ठीक है। अच्छा, द साइबेरियन टाइगर हैज लॉन्ग सॉफ्टर फर, इसकी फर जो होती है, बॉडी की फर वो लॉन्ग होती है, लंबी और सॉफ्ट होती है। मेल्स वे अप टू 200 किलोज एंड आर लार्जर देन फीमेल्स, जो इसका मेल है उसका वेट कितना होता है, 200 किलोज, दैट्स अ लॉट, बहुत ज्यादा होता है। एंड आर लार्जर देन फीमेल्स, और वो फीमेल से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो फैक्ट फाइल की 2 बातें यानी ए और बी की बातें हमें सारी पता चल गई, हमने लिख भी ली। अब आपका काम क्या है, आपने सी और डी को लेके 2 पैराग्राफ्स बनाने हैं, जैसे मैंने यहाँ 2 पैराग्राफ्स बनाए, और आपकी फैक्ट फाइल अबाउट टाइगर्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों आज हमने मिलकर कर लिया लेसन 4 और 5 बिल्कुल कंप्लीट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप घर पे रह के इस राइटिंग टास्क को बिल्कुल करेंगे और कंप्लीट कर लेंगे अपने तमाम राइटिंग टास्क जो आपके इस यूनिट के थे, यूनिट नंबर 16 के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन बच्चों। अब हम अगले वीडियो लेसन में मिलेंगे जब हम करेंगे यूनिट नंबर 17। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।